लोगों का स्वागत है। ठीक, तो सभी को गुड इवनिंग, जो भी मैसेज कर रहे हैं सबको गुड इवनिंग। हाँ, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक दिन पहले ही कि जो हमारा बल्क अमाउंट ऑफ पावर है, उस बल्क अमाउंट ऑफ पावर को जनरेशन से लोड सेंटर तक ले जाने के हमारे पास दो ऑप्शंस आ रहे हैं, क्योंकि ये पावर था और ये कॉम्प्लेक्स पावर इज गिवन बाय द V इंटू आई एस्ट्रिक या VI आप लोग सीधे बोलते हो, VI आप सीधे तभी कर सकते हो जब, याद करिएगा, यूनिटी PF का लोड हो। जबकि आपको मालूम है ये हमेशा लोड जो होता है कंज्यूमर का वो लैगिंग होता है, तो लैगिंग होता है तो ये वोल्टेज को रेफरेंस लेंगे तो आई लैग करेगा, तो वहाँ एस्ट्रिक लगा लीजिए या बार लगा लीजिए। ठीक है, तो देखो इस पावर को हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि ये जनरेशन तो हुआ लेकिन इसको हमें भेजना है। ठीक है, तो भेजना है, ये बल्क है क्योंकि इलेक्ट्रिकल पावर चल रहा, और इसी इलेक्ट्रिकल पावर का सिस्टम बना कर हम भेज रहे हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे। तो दो तरीके हैं, जब बल्क है, बल्क मतलब बहुत अधिक है, तो दो तरीका हम अपना सकते हैं। एक कह रहा था मैं कि वोल्टेज को ज़्यादा कर लो और करंट को कम कर लो, और दूसरा है करंट को बहुत ज़्यादा कर लो और वोल्टेज को कम कर लो। ठीक है, दो हमारे पास ऑप्शंस आ रहे थे कि कैसे हम इस बल्क अमाउंट ऑफ पावर को इस जनरेशन पॉइंट से इस लोड सेंटर के पास लेके जाएं। ठीक है, ओके। तो गुड इवनिंग अमित गुप्ता, भीम आर्मी, गुड इवनिंग। सुधु यादव, गुड इवनिंग। कुशाग्र वर्मा, गुड इवनिंग। मनोज राय, गुड इवनिंग। आशीष मौर्य, गुड इवनिंग। तो सब आ चुके हो, सबके सब अब केयर करो यहाँ पे। अमित गुप्ता, गुड इवनिंग। तो आइए, तो देखो हमारे पास ये वाला आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा है, हाई वोल्टेज एंड लो करंट सिस्टम। ठीक है, बट इसको आपने केयर ही नहीं किया, जिसका दूसरा नाम था हाई करंट एंड लो वोल्टेज सिस्टम। ओके, तो ये हम लोग इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि ये इसका मतलब इसके सापेक्ष डिसएडवांटेजेस होगा, दिस वन डिसएडवांटेजेस ओवर द हाई वोल्टेज लो करंट सिस्टम। तो इसी का डिसएडवांटेज हम लोग स्टडी करना शुरू किए थे, डिसएडवांटेजेस ऑफ हाई करंट लो वोल्टेज सिस्टम। जो सिस्टम हम बनाने चल रहे हैं, अब सिस्टम बन रहा, पावर को ले जाने के लिए सिस्टम बनाया जा रहा, तो ये सिस्टम पहला डिसएडवांटेज का हम लोग स्टडी कर रहे थे। तो देखिए अब इसको कैसे हम लोग, सर विजिबल नहीं है कि सही है? ओके, निधि कुशवाहा, माइक्रोवेव टावर, अभी ये सब आगे मिलेगा, तो आगे मिलेगा, वेट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए इसको। तो देखो अब इधर डिसएडवांटेज ध्यान से देखना। जैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल लें, कोई कह दे कि 1000 MVA का जनरेटिंग स्टेशन है, या सपोज करिए एक बस बार है, बस बार दैट्स मीन जहां पे आपने पावर को कलेक्ट किया है, कलेक्शन पॉइंट है, ये बस बार है, इस बस बार पे आपने कलेक्शन किया है, सपोज करिए 1000 का है। तो ये बस बार की रेटिंग कैसे आप डिफाइन कर रहे हो कि हाई वोल्टेज लो करंट होना चाहिए या लो वोल्टेज हाई करंट का होना चाहिए। ध्यान से देखना, इधर 1000 का आप करो रेटिंग का है, और सपोज करो जनरेशन का आप कहोगे कि सर 22.5 kV का जनरेशन हुआ था, तो इसी से भेज दीजिए, तो करंट का मान कितना होगा। अगर लो वोल्टेज ले रहा हो तो 1000 MVA है, 1000 10 की पावर 3 ये KVA हो जाएगा, इस गिवन बाय द 3 फेज का है, √3 V, और आपका V 22.5 kV है, तो इसको KV लिख रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय द I। तो I इज गिवन बाय द, I कितना होगा, इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग। I will be
1000 divide by the 1.732, again divide by the 22.5, that's mean 25.66 KA किलो एम्पियर, दैट्स मीन 25/6×10⁻³ एम्पियर। ध्यान देखना। लेकिन अगर इसी को हम ध्यान से देखो, अगर इसी को हमने 400 kV या 765 kV में स्टेप अप कर दिया होता, ध्यान से देखना, तो अगेन 1000 मल्टीप्लाइड बाय 3, दिस वन KVA इज गिवन बाय द √3। 765 का सपोज करो हम बात करें, 765 KV मल्टीप्लाइड बाय द I, तो I इज गिवन बाय, व्हाट इज द I अगेन देखिए, I का मान हो जाएगा 1000 डिवाइड बाय द 1.732 and again divide by the 765, that's mean I is given by the 0.754 kilo ampere, that's mean I is only 754 ampere. What is the decrease in, तो then I will be equal to the 754 एम्पियर। तो देखो कितना डिक्रीमेंट हुआ। हमने क्या किया, इसी वोल्टेज को 22.5 kV को हमने क्या किया, 765 में या 400 में कन्वर्ट करते ही जो आपके करंट था, इस करंट का मान 1000 के नीचे आ गया, 1000 के नीचे आ गया। ओके, तो ध्यान से देखना, यही बात हो रही है कि अगर हम हाई करंट का यूज कर रहे हैं, देखो ये हाई करंट सिस्टम है, दिस वन हाई करंट सिस्टम है, बट दिस वन इज द हाई वोल्टेज सिस्टम है। तो हाई करंट सिस्टम में करंट का मान ज़्यादा है, तो आते हैं डिसएडवांटेज की तरफ। सबसे पहला डिसएडवांटेज की बात करते हैं हम लोग, इसको इरेज कर दें, एस दिस वन इज अ लाइन करंट। शिव कुमार वर्मा ने पूछा है सर लाइन करंट है, यस दिस वन इज अ लाइन करंट। ओके, तो इसको हम इरेज कर रहे हैं और फिर आपका डिसएडवांटेज लिखते चलते हैं। देखिए क्या क्या डिसएडवांटेज है, क्यों नहीं हमने पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे USA हो, कोई ब्राज़ील हो, किसी कंट्री ने हाई करंट लो वोल्टेज का कोई ट्रांसमिशन सिस्टम नहीं बनाया है। दिस वन इज द रीज़न। क्या क्या रीज़न है, सबसे पहला I इंक्रीजेस, करंट इंक्रीज होगा तो हम कहेंगे एज पर रूल, हम कहेंगे कि जितना करंट का मान ज़्यादा होगा, करंट डेंसिटी के अनुसार उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी बढ़ाना पड़ेगा। और निधि कुशवाहा आपको दिखाते हैं सर सिस्टम में रिएक्टिव पावर अपने आप ही कैसे सिंक हो जाएगा। सिंक कराने के लिए L चाहिए ना, L मिलेगा, सिंक कराएगा। ठीक है, तो अगर I बढ़ा तो A बढ़ा तो ध्यान से कीजिएगा, सेम डिस्टेंस में अगर आपको यहाँ से यहाँ तक का एक सिस्टम बनाना है, ट्रांसमिशन लाइन जिसको बोला गया है, तो ट्रांसमिशन लाइन अगर आप डिज़ाइन कर रहे हो तो ध्यान से देखना, यहाँ से यहाँ तक कंडक्टर जो है इसका लेंथ अगर ये मालूम हो कि ये इतने लेंथ का है और क्रॉस सेक्शनल एरिया मालूम हो, तो आपको पता है आयतन वॉल्यूम इज गिवन बाय द क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ। ठीक है, तो अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है तो सेम लेंथ के लिए आयतन भी ज़्यादा होगा, और आयतन ज़्यादा है तो आपको पता है कि आज कंडक्टर जो हम पहले पढ़ते थे हमेशा कॉपर नाम लेते थे, लेकिन आप आज को पता है आपके पास ACSR कंडक्टर यूज़ हो रहे हैं, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, ये भी आपका वेट में मिलता है, वेट में प्रिक्योरमेंट होता है। ठीक है, उसके बाद HTLS यूज़ हो रहे हैं, ये भी आपका वेट में ही मिलता है। तो दैट्स मीन ध्यान से देखिएगा, ये भी आपका जो पुराना कंडक्टर था ये भी आप परचेस करने जाओगे, प्रिक्योर करने जाओगे, खरीदने जाओगे, तो आपको ये खरीदने के लिए वेट में ही मिलेगा। तो जितना इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा उतना आयतन बढ़ेगा, और जितना आयतन बढ़ेगा तो आपने पढ़ा है वेट इज गिवन बाय द आयतन मल्टीप्लाइड बाय द डेंसिटी, दैट्स मीन घनत्व। जितना वॉल्यूम बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा, उसके साथ साथ वेट बढ़ेगा, और वेट बढ़ेगा तो आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा इसमें लिखो, सबसे पहला डिसएडवांटेज है कंडक्टर क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीजेस, और कंडक्टर क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज होने से वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस फॉर द ट्रांसमिटिंग द सेम डिस्टेंस, और जब ये वॉल्यूम बढ़ गया तो वेट बढ़ जाएगा, और वेट बढ़ गया तो दूसरा आपको आगे कॉस्ट ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस।
दैट्स मीन जो कंडक्टर आपका सस्ते में काम होना था उस कंडक्टर का कॉस्ट बढ़ गया। ओके, तो सबसे पहला डिसएडवांटेज ये था। दूसरा डिसएडवांटेज ये है, ध्यान से देखते जाइएगा, हम हटा भी रहे हैं इसको, किसी को कोई कंफ्यूजन हो यहाँ पर पूछे, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं फर्दर। किसी कोई कंफ्यूजन है? किसी कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ, फर्दर आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट देखते जाइएगा, एक एक पॉइंट्स देखते रहिएगा, आपको सब कुछ मिलता जाएगा। अब देखो वेट बढ़ेगा, ध्यान से देखिएगा, वेट बढ़ते ही थर्ड पॉइंट हम कर रहे हैं, वेट बढ़ते ही कंडक्टर को सपोर्ट्स कौन देता है? जिसको हम लोग टावर बोलते हैं। ठीक है, टावर पे ध्यान से देखिएगा, ये पिक्चर भी मैं बना रहा हूं। सपोज करो ये टावर्स हैं आपके पास, ये इसके लैटिस स्ट्रक्चर्स हैं, फिर ये ग्राउंड होता है, या ग्राउंड यहां से बना दे रहा हूं, इसको कूपिंग बोलते हैं, इसको लेग बोलते हैं। ध्यान से देखते रहिएगा, यहां से एक स्टब होता है, स्टब जो जमीन के अंदर जाके यहां फाउंडेशन होता है। ठीक है, कि टोटल वेट जमीन में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाए जिससे टावर कभी गिरने का चांस ना आए। दिस वन इज अ, सपोज करो क्रॉस आर्म है, इसमें क्रॉस आर्म है। ध्यान से देखते रहिएगा, क्लियर है? जहां ना समझ में आए तुरंत पूछिएगा। अब देखो यहां से क्रॉस आर्म से आप क्या करते हो, स्ट्रिंग ऑफ इंसुलेटर के द्वारा आप कंडक्टर को बाइंड करते हो, बांधते हो, ये कंडक्टर है। और यहां पे एक लगता है जिसका नाम है कंडक्टर फिटिंग। कंडक्टर फिटिंग, और कंडक्टर फिटिंग दो तरीके का होता है, एक होगा टेंशन फिटिंग जो टेंशन टाइप के टावरों में लगेगा, और दूसरा आपके पास आएगा सस्पेंशन फिटिंग। क्लियर है ना? ध्यान देखिएगा, जब इसका वेट बढ़ेगा, वेट इसका बढ़ेगा, ध्यान से देखिए, ये वेट यहां से होते होते क्रॉस आर्म्स होते हुए टावर से होते हुए जमीन पे जा रहा, तो जहां जहां ये वेट बढ़ेगा उसके साथ साथ आपको यहां का भी फिटिंग्स का भी मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ाना पड़ेगा, इसके साथ साथ क्रॉस आर्म का भी मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ाना पड़ेगा, टावर का भी मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ाना पड़ेगा। दैट्स मीन टावरों में जो पीसेज हैं उसकी संख्या बढ़ानी पड़ेगी। आप देखिएगा जहां पे बंडलिंग ऑफ कंडक्टर हो जाते हैं, दैट्स मीन जहां पे ऐसे एक ही फेज में 6 तार होंगे, उन सब का जो टावर होगा उसमें स्ट्रक्चर्स या जिसको बोला जाता है पीसेज आपको ज्यादा दिखाई देंगे, भरा भरा टावर दिखाई देगा। लेकिन जो टावर्स पुराने जमाने में हल्के होंगे, सिंगल टाइप के होंगे, या बोला जाता है सिंगल सर्किट का, वहां पे देखिएगा उनके टावर का आपको कम दिखाई देगा कि पीसेस कम से कम है। ओके, तो कोई कंफ्यूजन हो तुरंत पूछिएगा। तो नेक्स्ट, जब कंडक्टर का वेट बढ़ गया तो ध्यान से देखना, कंडक्टर फिटिंग्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ाना पड़ेगा। ध्यान देखिएगा, ये जो डिस्क होते हैं, डिस्क ये भी याद रखिएगा, ये जो डिस्क होते हैं आपने पढ़ा होगा केवी में होते हैं, केवी नहीं केएन में होते हैं, किलो न्यूटन या पाउंड्स में होते हैं, पाउंड्स में या किलो न्यूटन में होते हैं। दैट्स मीन वो फोर्स शेयर कर रहा, इसलिए फोर्स का मात्रा किलो न्यूटन होता है, पाउंड्स होता है, इसलिए वो आपका पाउंड्स में होगा या किलो न्यूटन में होगा। तो आप देखिएगा 70 केएन, 120 केएन, 160 केएन, 200 केएन, 360 केएन, 400 केएन, इन सबके डिस्क इंसुलेटर आते हैं। जैसे जैसे वेट बढ़ता है वैसे वैसे इसका रेटिंग बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, तो अगर कंडक्टर का वेट बढ़ गया, कंडक्टर का वेट बढ़ गया तो इसका मतलब फिटिंग्स जहां बाधा करा उसका वेट बढ़ाना पड़ेगा, डिस्क का वेट बढ़ाना पड़ेगा, क्रॉस आर्म का वेट बढ़ाना पड़ेगा। दैट्स मीन क्रॉस आर्म में भी लैटिस स्ट्रक्चर बढ़ाने पड़ेंगे। तो देखो वही मैं लिख रहा था कि जैसे ही आपने कहा कि कंडक्टर का वेट बढ़ा, तो देखो मैं सब लिख रहा हूं,
लिखते चलिएगा, और कंफ्यूजन हो तो आप जरूर पूछिएगा। सर वेट बढ़ाते ही सैक अभी आ रहा है धीरे, कुशाग्र वर्मा एक साथ सबको नहीं बता सकते हैं, मैं आ रहा हूं, धीरे धीरे आता हूं। STLS फुल फॉर्म क्या है सर? STLS हाई टेम्परेचर लो सैग कंडक्टर, और ACSR का तो मालूम होगा, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। ठीक है, तो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, बढ़ते जाएंगे, एक एक स्टेप बढ़ रहे हैं। तो कंडक्टर का फिटिंग का मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ाना पड़ेगा, ध्यान से देखिए जाइए। डिस्क का रेटिंग बढ़ाना पड़ेगा, डिस्क मतलब इंसुलेटर का। देन ध्यान से देखते रहिएगा, देन आपका टावर का वेट बढ़ाना पड़ेगा। देन जो भी यहां पे सिविल वर्क होता है जमीन के अंदर, सिविल वर्क का कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगा। तो देखो इतना चीजें आया कि जैसे ही कंडक्टर का वेट बढ़ेगा, कंडक्टर का वेट बढ़ने से कंडक्टर फिटिंग जहां उसको बांधा जाता है उसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ाना पड़ेगा। इंसुलेटर डिस्क का रेटिंग बढ़ाना पड़ेगा, जहां 70 केन लग रहा था वहां 120 केन, 120 की जगह 160 केन, बढ़ाते जाएंगे जैसे जैसे वेट बढ़ेगा। टावर का वेट बढ़ जाएगा, टावर का वेट बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा? क्योंकि अब इसमें पीसेस ज़्यादा लगेंगी। उसके साथ साथ सिविल वर्क, सिविल वर्क दैट्स मीन जो ज़मीन के अंदर कंक्रीटिंग किया जाता है, फाउंडेशन जिसको बोला जाता है, सिविल वर्क दैट्स मीन फाउंडेशन वर्क, इसमें भी आपके खर्चे बढ़ जाएंगे क्योंकि वेट बढ़ रहा है। तो अब उसमें आपका जो फाउंडेशन का कंक्रीटिंग मात्रा है वो मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, ओके, आगे फिर बढ़ते हैं। एक एक नोट करते जाइएगा, क्यों, यही रीज़न है कि क्यों हम हाई टेम्परेचर हाई करंट लो वोल्टेज का ट्रांसमिशन लाइन डिज़ाइन नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, ध्यान रखिएगा, करंट ज़्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी H is given by the mu naught upon 2 pi I upon R। दैट्स मीन जो एक कंडक्टर है, ध्यान से देखना, ये कंडक्टर है, यहाँ से करंट जा रहा है, इसके चारों तरफ देयर इज ए मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, तो कंडक्टर सपोज करो ये ऊपर से जा रहा, अब यहाँ करंट ज़्यादा जा रहा, तो इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का रिंग होगा। अब I ज़्यादा है तो H भी ज़्यादा होगा, दैट्स मीन इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। ध्यान सुनिएगा, हर एक इंसान को जो आप सोचते होंगे कि ये ज़मीन है, इस ज़मीन से ऊपर एक कंडक्टर रखा गया है, क्यों रखा गया? इंसानों की सेफ्टी के लिए, कि इंसान मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों से सेफ हो जाए। मैग्नेटिक फील्ड आपके न्यूरॉन्स को डैमेज करेगा, दैट्स मीन जो बहुत लोग कहते हैं कि ये पागल है या वो मंद बुद्धि के हैं, उनके न्यूरॉन्स उतने एक्टिव नहीं हैं, लेकिन जो बहुत तेज़ी से समझ जाते हैं और काम करते हैं उनके न्यूरॉन्स, ब्राइटनेस ज़्यादा है, थोड़ा सा ब्राइटनेस कम करो। तो क्या कर रहा था मैं? हाँ, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों से इंसान को बचाया जाता है कि इंसान अगर यहाँ तक है, ठीक है, और यहाँ पे काम कर रहा है एक इंसान है ये, तो इसको इसके मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों से बचाना है। ठीक है, बोथ मीडियम से उसको आउट रखना है कि उसके ऊपर इन दोनों फील्ड का इफेक्ट ना पड़े, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी आपके लिए हानिकारक है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हानिकारक है। लेकिन अब देखो आप करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ गई, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ गई, दैट्स मीन अब आपको दूर रहना, और दूर तो आप नहीं रहोगे, आप तो यहीं ज़मीन पे ही हो। इसका मतलब इस कंडक्टर की हाइट बढ़ाइए, यहाँ बढ़ाइए, और जब इसकी फील्ड इंटेंसिटी यहाँ तक रहे, दैट्स मीन धीरे से गैप, तब जाके आप सेफ हो, तब जाके आप सेफ हो। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड सीधे डैमेज, बर्न आउट, आग लगा देगा, क्योंकि चार्ज है ये, मूवमेंट ऑफ द चार्ज होगा और फ्रिक्शनल से आग लग जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी ब्रेन के न्यूरॉन्स को आपको डैमेज करेगा धीरे धीरे, इसलिए बोला जाता है कि किसी भी लाइन के नीचे आप मकान मत बना के रहिए, नहीं तो आज नहीं कल आपके आने वाले जो पीढ़ी होंगी उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत होगा।
आर सिंक कर रहे हैं, डिस्क की रेटिंग वोल्टेज की अकॉर्डिंग हाउ, तो अभी पढ़ाएंगे इंसुलेटर, जब पढ़ाएंगे चैप्टर आएगा आर सिंक तो आपको मिलेगा। एक दिन में सब सिलेबस नहीं ख़त्म हो पाएगा, वेट करिए, ठीक है। तो इन दोनों से बचाना है। एच बढ़ गया तो आपको कंडक्टर ऊपर ले जाना होगा, कंडक्टर ऊपर ले जाना है, दैट्स मीन देखो एक टावर की और हाइट बढ़ानी पड़ेगी, दूसरा टावर की हाइट बढ़ानी पड़ेगी। क्यों बढ़ानी पड़ेगी समझ में आ रहा होगा, क्यों? क्योंकि आप कह रहे हो कि कंडक्टर यहाँ बांधा जा रहा, तो अब यहाँ पे इंसान है और इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा, तो इसको ऊपर लेके आओ, ऊपर ले जाना है तो 100% है, टावर की हाइट बढ़ाइए, तभी क्रॉस आर्म ऊपर जाएगा और कंडक्टर की बाइंडिंग ऊपर जाएगी जहाँ बांधा गया है, तो ये जाने से फिर दाम बढ़ेगा, किसका? कंडक्टर का, ठीक है, सॉरी टावर्स का, और टावर्स का दाम बढ़ेगा, दैट्स मीन फिर इकोनॉमिकल नहीं मिलेगा। नेक्स्ट ध्यान देना, एच बढ़ गया। दूसरा आपको पता है कि जो हमारे पास सिस्टम होते हैं 3 फेज़ का होता है और 3 फेज़ का होता है, बहुत ध्यान समझिएगा। 3 फेज़ का होता है, यहाँ से भी करंट जा रहा है, यहाँ से भी करंट जा रहा है और यहाँ से आ रहा है, क्योंकि आप जानते हो स्टार में जुड़ा रहता है और समेशन ऑफ करंट मस्ट बी द जीरो अकॉर्डिंग टू द KCL। किसी भी 3 फेज़ परिपथ में अगर वो स्टार कनेक्टेड है, उसमें जो करंट का बीजगणितीय योग होता है उसको हमेशा कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो 0 तभी होगा जब 2 से जा रहा हो 1 से लौट रहा है, या 1 से जा रहा हो 2 से लौट रहा हो। तो कभी भी आपने देखा होगा कि करंट ये सपोज करो है, तो तीनों का डायरेक्शन कभी भी एक साथ सेम नहीं होता, कभी भी नहीं होगा, डायरेक्शन सेम नहीं होगा। 2 से जा रहा होगा तो 1 से लौट रहा होगा, 1 से जा रहा होगा 2 से लौट रहा होगा। ध्यान देखिएगा, जब करंट ज़्यादा है तो एक फोर्स लगता है जिसको आप लोग कहते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, F बराबर आपने पढ़ा होगा या F/L पढ़ा होगा, μ0/2 पाई, याद आ रहा, I1 I2/D, जहाँ D इज द स्पेसिंग बिटवीन द कंडक्टर, स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर, एंड I1 I2 दैट्स मीन इज द करंट इनटू कंडक्टर। दो फिर एक चीज़ आ गया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इसका मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, और मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो कंडक्टर देखा होगा कि कभी या चपक जाते हैं या दूर फेंक जाते हैं। जब कंडक्टर में शॉर्ट सर्किट होता है या तो चपकेंगे या तो दूर होंगे। अगर वो दूर जा रहा है इसका मतलब रिपल्सन फोर्स लगा है, और अगर चपक जा रहा है इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा ये फोर्स दो ही होता है, या तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा या तो रिपल्सिव फोर्स होगा, ठीक है। तो ध्यान से इस फोर्स का भी घटाना है, क्योंकि इस फोर्स का मान ज़्यादा होगा तो इनके बीच की दूरी बढ़ानी पड़ेगी, और जब इनके बीच की दूरी बढ़ानी पड़ेगी 10 मिनट, अब देखो ये क्रॉस आर्म दूर दूर रखिए, और क्रॉस आर्म की जब बीच की दूरी बढ़ाओगे अगेन टावर की हाइट बढ़ेगी, ठीक है। और अगर ऐसा टावर आप ले जा रहे हो तो यहाँ भी दिक्कत आएगा, फ्लैट टाइप का टावर है, यहाँ पे है और एक यहाँ पे क्रॉस आर्म है, एक यहाँ पे है, तो देखो यहाँ भी बीच की दूरी आपको बढ़ानी पड़ेगी। जब तक आप दूरी नहीं बढ़ाओगे तब तक कंडक्टर के बीच की स्पेसिंग नहीं बढ़ेगी, तो जब इनको बढ़ाओगे तो फिर से कंडक्टर की स्पेसिंग बढ़ाने के लिए टावर के क्रॉस आर्म को बढ़ाइए, उसके स्ट्रक्चर में आपको मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, दाम बढ़ेगा, और दाम बढ़ेगा फिर बोला जाएगा कि यह सिस्टम इकोनॉमिकल नहीं है, यह सिस्टम इकोनॉमिकल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, तो देखो यहाँ तक मिल गया। कंडक्टर का दाम बड़ी तेज़ी से, टावर्स का, कंडक्टर्स का दाम बड़ी तेज़ी से बढ़ेगा अगर आपने ले लिया हाई करंट लो वोल्टेज सिस्टम, ठीक। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, आपने कहा 8वां या 7वां जो भी पॉइंट हो, मान लिया 7th पॉइंट है, आपने कहा I ज़्यादा है, I ज़्यादा है, H ज़्यादा हो गया, क्योंकि H बराबर NI/L से, ठीक है, या μ0/2 पाई I/R से, ठीक है। मशीन में ये लगाया जाएगा, मशीन का H का फॉर्मूला ये होता है, जबकि ट्रांसमिशन लाइन में ये यूज़ होगा, ठीक है, जहाँ पे सिंगल कंडक्टर है, ठीक है, और जहाँ बहुत सारे टर्न्स हैं वहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा। ये पढ़ाई होगा, बेसिक का है ये, ध्यान देखना। फिर आपने पढ़ा होगा L बराबर होता है psi/I, ठीक है, कोई दिक्कत हो तुरंत बताना। कंडक्टर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है, करंट ज़्यादा है, तो करंट H बनाएगा, दैट्स मीन यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे फ्लक्स लिंकेज होंगे, और फ्लक्स लिंकेज होगा तो आपको पता है, या L का फॉर्मूला एक और आपने ट्रांसमिशन लाइन में पढ़ा होगा, ये मशीन के लिए है,
एन स्क्वायर अपॉन एस, ये भी मशीन के लिए है, बट यहाँ पे ट्रांसलेशन लाइन में आपने पढ़ा होगा, हम इसको प्रूव करेंगे आगे, पढ़ा होगा आप लोगों ने 2 × 10⁻⁷ ln d/r'। ठीक है, तो जब आप स्पेसिंग बढ़ा दोगे ना, एल का मान बढ़ जाएगा, स्पेसिंग बढ़ा रहे हो, लेकिन उस स्पेसिंग के कंपैरिजन में आपने r' उतना नहीं बढ़ाया। ठीक है, तो एल का मान बढ़ेगा, और एल का मान बढ़ेगा, ध्यान से देखते रहिएगा। नेक्स्ट, वोल्टेज ड्रॉप is given by the IR cos theta and plus IX sin theta। वोल्टेज ड्रॉप AC ट्रांसफर लाइन में यही होता है कि आपका जो वोल्टेज ड्रॉप ट्रांसफर लाइन में होगा, दिस वन इज गिवन बाय द IR cos थीटा प्लस IX sin थीटा, जहाँ थीटा इज द पावर फैक्टर एंगल है, R रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, I करंट फ्लोइंग फ्रॉम द कंडक्टर है। तो जब इसका मान बढ़ गया तो आपको पता है वोल्टेज ड्रॉप भी ज़्यादा होगा, बढ़ जाएगा, दैट्स मीन क्वालिटी ऑफ वोल्टेज पुअर होगा। नेक्स्ट, वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन यह बताता है कि अगर लोड बार बार वेरी हो रहा तो कितना प्रतिशत तक वोल्टेज का वेरिएशन होगा। ठीक है, कि लोड कम हो गया, ज़्यादा हो गया, तो वोल्टेज कितना वेरी होगा, उसको बताने के लिए एक हम लोग टेक्निकल टर्म यूज़ करते हैं जिसका नाम है वोल्टेज रेगुलेशन। दैट्स मीन परसेंटेज चेंज इन टर्मिनल वोल्टेज व्हेन फुल लोड इज थ्रोन ऑफ। दैट्स मीन नो लोड से फुल लोड जाने में कितना प्रतिशत वोल्टेज चेंज होगा। तो 10% तक हम लोग HVAC में अलाउ करते हैं, ठीक है, कि 10% तक हो जाए, लेकिन आपके घर के सामने केवल 5% है, क्योंकि आपका ये MV और LV है, मीडियम वोल्टेज है, लो वोल्टेज है, यहाँ 5 वोल्टेज है। शिव कुमार मौर्य, फ्लक्स वोल्टेज डिपेंडेंट होता नहीं, फ्लक्स वोल्टेज से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, देखिए इधर, तो वोल्टेज रेगुलेशन, जब वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा, क्योंकि ये दिस वोल्टेज ड्रॉप अपॉन रेटेड वोल्टेज, इसी का रेशियो है, तो वोल्टेज ड्रॉप बढ़ गया तो ये भी बढ़ गया, तो ये बढ़ गया, दैट्स मीन पुअर बोला जाता है। कि अगर 0 से 5% तक है वोल्टेज रेगुलेशन तो बोला जाता है गुड है, लेकिन 5 से अगर ज़्यादा जा रहा, 10 11 जा रहा, तो ये पुअर जा रहा। तो अगर हाई करंट लो वोल्टेज सिस्टम आप यूज़ करोगे तो वोल्टेज रेगुलेशन भी पुअर होगा। नेक्स्ट, देखिए सब टेक्निकल चीज़ें हैं। पहले तो दो ही हम लोग कंसिडरेशन करते हैं, एक तो इकोनॉमिक कंसिडरेशन किया हम लोगों ने कि पैसा कहाँ खर्च होना, इकोनॉमिक कंसिडरेशन था हमारे पास, एंड दूसरा हमारे पास आया है टेक्निकल कंसिडरेशन, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन सा सिस्टम सही है, हाई वोल्टेज लो करंट है कि लो वोल्टेज हाई करंट है। इसमें दिखा नहीं रहा है सर, पूरा ओपन करो। ओके, तो इकोनॉमिक पहले बढ़ लिया कि इकोनॉमी मतलब कितना खर्चा हो रहा है, आप टेक्निकल पे ये मारे। टेक्निकल बहुत ज़रूरी है, कहीं कहीं हम लोग कहते हैं खर्चा ज़्यादा हो जाए, लेकिन टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सब कुछ अच्छा मिल जाए। ठीक है, तो देखो 10वां, देखो ध्यान से देखना, ZC जिसको सर्ज इम्पीडेंस कहते हैं, सर्ज इम्पीडेंस हमेशा लाइन का जो टर्मिनेशन होता है, दैट्स मीन जो ट्रांजिशन लाइन बनाया जाता है उसको टर्मिनेट हम लोग सर्ज इम्पीडेंस पे करते हैं। अगर हम सर्ज इम्पीडेंस पे करेंगे तो जो हमारी लाइन बनती है वो ड्रॉपलेस बनती है, कि कहीं ड्रॉप नहीं होगा, जो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है ड्रॉपलेस होगा। तो सर्ज इम्पीडेंस ZC इज गिवन बाय द L/C होता है। अब देखो, जब यहाँ करंट ज़्यादा है तो L का मान ज़्यादा है, तो ZC ज़्यादा हो जाएगा, सर्ज इम्पीडेंस ज़्यादा हो जाएगा, और सर्ज इम्पीडेंस ज़्यादा होने से देखो सबसे खराब क्या होगा, सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग एक नाम आता है, और ये बताता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी। ओके, तो देखो दिख गया होगा आपको कि अगर SIL दैट्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी है, और इसका फॉर्मूला होता है V²/ZC। अब देखो आपको दिख गया होगा, जब ZC ज़्यादा हो गया और वोल्टेज कम हो गया तो SIL कम हो जाएगा। दैट्स मीन अमाउंट ऑफ पावर जो ट्रांसफ़र करने की कैपेबिलिटी है वो कम हो जाएगी, और ये सबसे बुरी बात होगी आपके पावर ट्रांसमिशन लाइन के लिए, क्योंकि पावर ट्रांसमिशन लाइन से हम लोग हमेशा ये चाहते हैं कि बल्क अमाउंट ऑफ पावर डिलीवर्ड हो, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पावर यहाँ से हम डिलीवर्ड कर पाएँ। ठीक है, तो SIL भी पुअर हो जाएगा। कोई कन्फ्यूज़न हो
तुरंत बताइएगा, ठीक है। तो बस इतना ही डिस्कस करते हैं, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो और सब पॉइंट्स को हम लोग उतना डीपली नहीं लेते हैं, क्योंकि हम टेक्निकल ये सब देख लिए हैं और इकोनॉमिक पहले ही पढ़ लिया है, तो अब कोई यहाँ पे डिस्कस नहीं करते हैं। आपको जो क्वेश्चन पूछना पूछ लो, उसके बाद हम लोग आते हैं कि हाई वोल्टेज लो करंट सिस्टम। चलो पूछो। आर सिंह ने पूछा है ट्रांसमिशन लाइन में सबसे ज़्यादा कॉस्ट किसका होता है? तो पुराने ज़मानों में केवल कंडक्टर का कॉस्ट लिया जाता था, ठीक है, क्योंकि पुराने ज़माने के जो किताब आप पढ़ते हो सन 72 सन 75 का, उसमें क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन दैट्स मीन 33 kV बोला जा रहा था, और 33 kV का जो लाइन है वो आपका या तो रेल पोल रहता था या आपका वुडन पोल रहता था, तो वो बहुत सस्ते पड़ते थे, तो केवल कॉस्ट ऑफ कंडक्टर बोला जाता था पुराने ज़माने में कि 70% दाम जो कॉस्ट आता है वह कंडक्टर का आता है। लेकिन रिसेंटली आप ये भूल जाइए कि 70% वो है। आपके ट्रांसमिशन लाइन में बहुत सारे कॉस्ट इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे इन्वॉल्व होते हैं। टावर का भी दाम बहुत अधिक है आज, ठीक है। कंडक्टर तो 70,000 75,000 मीट्रिक टन आता है, 75,000 रुपये मीट्रिक टन है ACSR कंडक्टर ना, लेकिन टावर जो है वो उसी दाम पे वो भी आ रहा है, ठीक है। तो ये नहीं, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और ज़्यादा इग्नोर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट फिटिंग्स का भी दाम आता है, फिटिंग जो यूज़ कर रहे हो उसका भी दाम आता है। सस्पेंशन फिटिंग, टेंशन फिटिंग का दाम ज़्यादा होता है दैन द सस्पेंशन फिटिंग, ठीक है। डिस्क इंसुलेटर का भी दाम होता है। तो कंडक्टर केवल दाम नहीं, सबका दाम मिलाया जाता है, ठीक। उसके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग का जो इरेक्शन एंड स्ट्रिंगिंग का दाम होता है वो भी अच्छा खासा रहता है। गिविंग कुमार यादव, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टर्मिनेशन? टर्मिनेशन मतलब जहाँ पे ले जाके इसको जोड़ रहे हो, ठीक है, बस बार में जोड़ोगे या कहीं और जोड़ोगे। अतुल, सर्ज इम्पीडेंस और ZPU सेम होता है? नहीं, सेम नहीं होता। सर्ज इम्पीडेंस इज अनदर थिंग, ZPU इज द अनदर। ZPU मतलब होता है Z एक्चुअल अपॉन Z बेस, ठीक है, और सर्ज इम्पीडेंस इज द अनदर। सर्ज इम्पीडेंस दो ही जगह मिलेगा, एक पावर ट्रांसमिशन लाइन में मिलेगा, पावर ट्रांसमिशन, एंड दूसरा आपको कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन। दो ही लाइन होते हैं, एक कम्युनिकेशन का होता है और दूसरा पावर का होता है। पावर हमेशा लॉसलेस बनाया जाता है और कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन लाइन हमेशा डिस्टॉर्शनलेस बनाया जाता है। ये कभी कभार पूछे गए हैं, डिस्टॉर्शनलेस। तो जब पावर ट्रांसमिशन लाइन बनाओगे R बराबर G बराबर 0 बनाना होगा, और जब कम्युनिकेशन बनाओगे तो LG बराबर CR, दैट्स मीन L अपॉन R का रेशियो इज इक्वल टू C अपॉन G का रेशियो सेम होना चाहिए, ठीक है। और किसका कन्फ्यूजन है? ROW पेपर किया मैंने सर, पेपर किया मैंने सर R से। स्पार्क लेजेंडरी फीडर किस पे डिज़ाइन करते हैं सर? फीडर्स वोल्टेज ड्रॉप पे होते हैं, ठीक है। आज की लाइन कोरोना पर, हाँ, स्पार्क लेजेंडरी आज की लाइन, आज की जो लाइन होती है अभी भी आप UHV लाइनें, ठीक है, कोरोना एंड इन्वायरमेंटल जो आपका हैजार्डस हो रहा है, 10 इन्वायरमेंट पॉल्यूशन लेस बनाना है, उस पे डिज़ाइन होता है कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन लेस हो, ठीक है, केवल कोरोना नहीं है। ब्रजेश यादव, एक सेकंड उसको उठाइए थोड़ा सा देख। ब्रजेश आज के अतुल, स्टेप अप करने के लिए कौन ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं स्टार्टिंग? अरे यार अभी बताते हैं, स्टेप अप यूज़ करोगे। शिव कुमार वर्मा, सर आपने ट्रांसफार्मर में पढ़ाया था कि म्यूचुअल फ्लक्स वोल्टेज डिपेंडेंट। शिव कुमार वर्मा, पैरेलल था वो ना, वो पैरेलल था, ट्रांसफार्मर पैरेलल में जुड़ा है, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत स्थाना ROW भी इंक्रीज, ROW इंक्रीज तब होता जब टावर के बीच का लेग के बीच की दूरी बढ़ाओगे और टावरों की संख्या बढ़ाओगे तो हो जाएगा। स्पार्क करेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस भी यही होता, हाँ लेजेंडरी, ये सर्ज इम्पीडेंस को कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस बोलते हैं, ठीक है।
इस पर कितनी बार टर्मिनेशन करना पड़ है सर SIL पे? जितनी बार आपको करना हो, लाइन एक बार यहाँ पे लाइन इन लाइन आउट कर लीजिए, फिर आगे ले जाके लाइन इन लाइन आउट कर लीजिए, जितनी बार आपको करना हो, ठीक है। ओके, ठीक है। तो देखो इधर इसके साथ साथ देखो 12वां एक चीज़ अभी थोड़ा सा दिमाग से मिस हो गया था। 12 आप जानते हो सैग भी ज़्यादा होगा, सैग का फॉर्मूला आपने रट्टा मारा होगा ओमेगा L²/8T, ठीक है। तो जब ओमेगा वेट बढ़ गया तो सैग बढ़ेगा, और सैग बढ़ेगा फिर से टावर की हाइट बढ़ानी पड़ेगी, तो लास्टली आप यही कहोगे टावर में एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा, तो सैग भी बढ़ेगा। तो देखो इन दोनों पॉइंट्स, सब पॉइंट्स को देख के 2 पॉइंट्स मतलब बोला जाएगा इकोनॉमिक पॉइंट एंड टेक्निकल पॉइंट्स को अगर हमने जज किया है तो एक और पॉइंट्स लो। तो मैं बहुत सारे पॉइंट्स बता सकता हूँ, लेकिन हम कोर्स बहुत लंबा पड़ जाएगा, जल्दी ख़त्म भी करना हम लोगों को कि आप जल्दी से कहीं सेटल हो जाओ, जानकारी भी आपको मिल जाए। जो प्रोटेक्टिव रिलेइंग सिस्टम है, रिलेइंग सिस्टम, ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स दैट्स मीन फॉल्ट होगा कहीं और क्लियर कहीं और से होगा, दैट्स मीन रिलीज होगा और डायग्नोसिस नहीं कर पाएगा कि एक्चुअल में फॉल्ट कहाँ था, क्योंकि फॉल्ट लेवल ज़्यादा हो जाने के कारण जो प्रोटेक्शन स्कीम होगा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और उसको डायग्नोसिस करने में बड़ा दिक्कतें आएंगी, ठीक है। उसके साथ साथ आपको करंट ज़्यादा है तो बस बार की रेटिंग, आइसोलेटर के रेटिंग एंड सर्किट ब्रेकर की रेटिंग भी इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन सब जगहों पे भी दाम आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा, बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। तो दिनेश उपाध्याय सर, विच बुक बेस्ट फॉर पावर सिस्टम? सर एक बुक नहीं है बेटा, एक बुक से आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। आप CL वाधवा ले लीजिए, CL वाधवा भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। लेकिन एक जगहों पे ये नहीं मिल पाएगा कि आपको सब कुछ नॉलेज एक जगह पे मिल जाए। ब्यूटी नेचर, सर्ज इम्पीडेंस में L कैसे बढ़ता है? L जब बढ़ा है ऑलरेडी यहाँ लिखा गया ना, फॉर्मूला बनाया गया, जब L बढ़ गया है, L का फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे, D स्पेसिंग बिटवीन द कंडक्टर है, जब D बढ़ गया तो L बढ़ जाएगा। और जब देखो आप ध्यान दीजिए, L को मेंटेन करने के लिए आपके गाँव में देखना डंडा बांध के रखते हैं, वो टच होने के लिए नहीं है, कि वो चाहते हैं कि L मेंटेन रहे, C मेंटेन रहे, जिससे कि आपके यहाँ वोल्टेज प्रोफाइल अच्छा मिले। धीरे धीरे हम आपको अभी देखना सब मिलता जाएगा, वेट करिए, वॉच करते रहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सब डिसएडवांटेज था। आइए नेक्स्ट, अब देखो जब ये डिसएडवांटेज हो गया इसका मतलब इसको हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बेसिकली ये यूज़ किया गया है, फर्नेस में यूज़ किया गया है, इंडक्शन फर्नेस में यूज़ किया गया है, उसके साथ साथ आर्क फर्नेस में यूज़ किया गया है कि पावर में बल्क पावर डिलीवर्ड किया गया है इंडक्शन में, आर्क फर्नेस में। उसके साथ साथ बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में वेल्डिंग होता है, जैसे ऑटोमोबाइल्स में आप देखोगे मारुति सुजुकी उद्योग है और भी जो टाटा है, इन सब जगहों पे ह्यूज अमाउंट ऑफ पावर की ज़रूरत पड़ती है वेल्डिंग प्रोसेस के लिए, तो वहाँ भी हाई करंट लो वोल्टेज सिस्टम यूज़ किया गया। उसके साथ बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी हैं जहाँ पे हाई करंट लो वोल्टेज यूज़ होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं अब अपने जो हमें दिखाई देता है आँख से, जो आपके सामने टावरें सब दिखाई देती हैं, उस पर आइए। नेक्स्ट आपके पास सिस्टम आता है हाई वोल्टेज लो करंट सिस्टम। तो ये आपको आंख से दिखाई देता है, कौन सा? हाई वोल्टेज लो करंट सिस्टम, ठीक है। तो सबसे पहले इसका एडवांटेज ही पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये आपको दिखाई दे रहा है चारों तरफ, इसका मतलब ये एडवांटेजेस है। मैं बता रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूशन में भी इस समय बहुत सारे कंट्रीज़ यही यूज़ कर रहे हैं, हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन में यूज़ कर रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ अभी ऐसा नहीं, हमारे यहाँ MV और LV है। लेकिन बहुत जगहों पे देखोगे ये हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, जिससे कि बल्क अमाउंट ऑफ, क्योंकि वोल्टेज जितना बढ़ेगा उतना आपका अमाउंट ऑफ पावर डिलीवरी भी बढ़ेगी, तो बहुत सारे सब स्टेशन को भी बनाने की ज़रूरत नहीं बनेगी। उसके साथ साथ जितने टेक्निकल कंसिडरेशन हैं टेक्निकल, वो बहुत इम्प्रूव हो जाएंगे, बहुत इम्प्रूव हो जाएंगे।
ठीक। तो एडवांटेज सबसे पहला देखिए, अब यही पावर था, इसी को आपको डिलीवर्ड करना था, तो ऑब्वियसली है सेम एस है, तो v बढ़ गया, तो आपको समझ में आ रहा होगा v बढ़ गया तो ऑब्वियसली है, ठीक है। v बढ़ने से i का मान घट गया, i घटा, सबसे पहला i डिक्रीजेस, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर डिक्रीजेस। कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया घट गया, और क्रॉस सेक्शनल एरिया घट गया दैट्स मीन ए घट गया, ए घटने से अभी दिखाया आयतन घट जाएगा, वॉल्यूम, जो उसका आयतन है वो भी घट जाएगा। v इज गिवन बाय द a मल्टीप्लाइड बाय द l, दैट्स मीन अभी भी उतने दूरी भी भेजना है जो दूरी थी पहले ही, ठीक है। तो a इंटू एल दैट्स मीन आयतन घट गया, ध्यान रखना। तो वेट अगेन w इज गिवन बाय द वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय द डेंसिटी अभी भी हम बात कर रहे हैं कि कॉपर का या ACSR है तो सेम है, तो इसका वेट भी घट गया, और वेट घट गया तो दूसरा कहोगे कॉस्ट ऑफ कंडक्टर रिड्यूसेस, कम हो गया, क्लियर है ना, कंडक्टर का दाम कम हो गया। नेक्स्ट ध्यान से देखिएगा, देन वोल्टेज ड्रॉप दैट्स मीन गिवन बाय द आई आर cos फाई प्लस आई एक्स साइन फाई, ठीक है। तो वोल्टेज ड्रॉप भी घट गया, तो वोल्टेज रेगुलेशन गुड, अच्छा हो गया, क्योंकि जब ड्रॉप घट गया तो वोल्टेज रेगुलेशन आई और cos फाई प्लस आई एक्स साइन फाई अपान वी सेंडिंग, ये भी घट गया। और वोल्टेज रेगुलेशन घटना मतलब गुड होना, अच्छा होना, और ज़ीरो हो जाए तो आइडियल है, और ज़ीरो होने के लिए ये आपका पावर फैक्टर लीडिंग होना चाहिए। जब तक लीडिंग पावर फैक्टर नहीं होगा तब तक आइडियल हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। और हो जाता है फेरांटी इफेक्ट होता है, पावर फैक्टर लीडिंग हो गया तो ये ज़ीरो नहीं माइनस में चला जाता है कि रिसीविंग इन ज़्यादा हो गया और सेंडिंग इन कम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते रहिए, अपने आप आपको सब कुछ मिलता जाएगा। नेक्स्ट वोल्टेज रेगुलेशन हो गया, आई स्क्वायर आर, जब देखो करंट कम हो गया तो आई स्क्वायर कम हो जाएगा, आई स्क्वायर आर कम हो गया, दस में लॉस कम हो गया, और लॉस कम हो गया तो ट्रांसमिशन लाइन की जो इफ़िशियंसी है वो अच्छी हो गई। देखो ये भी किसी भी मशीन की इफ़िशियंसी बेसिकली ये बताता है कि उसके ऊपर आप कितना रुपया खर्च कर रहे हो। अगर इफ़िशियंसी 100% है मतलब उसके ऊपर कोई खर्चा नहीं हो रहा, तो कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसकी इफ़िशियंसी आप ही पैसा घर से अगर लेते हो कि स्टडी करने के लिए, सब लड़के वैसे नहीं होते हैं, वो पैसा लेके कुछ इधर उधर खर्च करते हैं तो उनकी इफ़िशियंसी उतनी पुअर हो जाती है, ठीक है। लेकिन जिस मशीन की इफ़िशियंसी 100% है तो समझ लो उसका ऊपर कोई खर्चा नहीं हो, आइडियल है। लेकिन जैसे से आप घटा रहे हो वैसे वैसे उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ेगा, इफ़िशियंसी पुअर, दैट्स मीन ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा, उसके ऊपर खर्चा आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अनुराग सर स्क्रीनशॉट लेने का मौका दें, तो बेटा ये तो आपको अपलोडेड मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट लेने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। और कुछ तो एडवांटेज होंगे, हाँ एडवांटेज अच्छा इसके तो हैं, दिखा तो रहा हूँ मैं। एबव 33 की लाइन बोला जाता है कि लाइन विच लेती है या क्या है सर? एबव 33 की लाइन बोला जाता है कि लाइन खींच लेती कोई नहीं खींचता है, आप खींचना चाहोगे तब जाओगे ना तो आई स्क्वायर लॉस घटेगा, क्योंकि आई कम हो गया तो लॉस घट जाएगा, एफिशिएंसी अच्छी हो जाएगी, एफिशिएंसी अच्छी हो गई तो ऑपरेटिंग कॉस्ट कम आ गया, ठीक है। आज देखो एफिशिएंसी के चक्कर में सब प्राइवेटाइजेशन हो रहा, जो गवर्नमेंट को एक इशू मिला है कि लॉस ज़्यादा हो रहा, तो इसमें टेक्निकल, ये तो टेक्निकल में आएगा, लेकिन लॉस जो पूरा बोला जाता है AT+C, एसोसिएट टेक्निकल प्लस कॉमर्शियल। तो कॉमर्शियल पे थेफ्ट है, मीटरिंग है, मीटर लगा है तो बाईपास है, मीटर किसी के यहाँ नहीं लगा है, ये सब कॉमर्शियल लॉस में आता है। लेकिन ये एसोसिएट टेक्निकल इन्हीं सब में आता है, कोरोना का,
रेजिस्टेंस का, ये सब जो लॉस होता है ये सब इसी पे आता है। तो इसको घटाना है, क्योंकि इसको घटाओगे तो एफिशिएंसी अच्छी मिलेगी, रेवेन्यू भी अच्छा मिलेगा। नेक्स्ट ध्यान से देखते जाइए। नेक्स्ट अब देखो, जब आपका ये सब आपको एडवांटेज मिल रहा तो ध्यान से देखिएगा कि C बराबर होता है पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर log d अपान r डैश, और L बराबर होता है 2 इंटू 10⁻⁻7 log d अपान r डैश। ठीक है, और ध्यान से देखिएगा यहाँ भी वही बात आएगी कि ये कंडक्टर है, तो ये कंडक्टर है आपका, तो इंसान को सेफ्टी प्रोवाइड करना है, ये ग्राउंड है, तो इंसान इसके इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से दूर रहे। ठीक है, तो देखो जब आपका I कम हो गया तो H बराबर आपका μ0 अपान 2 पाई I अपान R, ये कम हो गया तो H कम हो जाएगा। H कम हो गया तो आपको समझ में आ रहा होगा जो इंटेंसिटी इसकी नीचे तक आ रही है तब नीचे तक नहीं आएगी, और नीचे तक नहीं आ रही है तो आप सेफ हो। किससे? मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी से। ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है। दूसरा आपके पास आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, E बराबर V अपान डी, रटा होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो वोल्टेज आपने बढ़ा दिया है, वोल्टेज बढ़ा दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ेगी, और इससे बचना है तो थोड़ा सा अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा हो रही क्योंकि वोल्टेज आपने बढ़ा दिया, तो देयरफॉर इसको थोड़ा सा हाइट पे लेना पड़ेगा, 10 मिनट टावर की हाइट बढ़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड से भी आपको सेव रखना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हो तो बर्न आउट, आग लग जाएगी, चार्ज मूव करेगा, और चार्ज मूव करेगा तो करंट फ्लो होगा, और करंट फ्लो होगा तो आग लग जाएगी बॉडी में। ठीक है ना, तो उससे सेफ्टी के लिए फिर से कंडक्टर की हाइट आपको थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी, तो टावर की हाइट बढ़ेगी, लेकिन कंडक्टर का वेट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड वॉल्यूम दोनों चीज़ क्या हो गया, कम हो गया, तो ये आपको दिक्कत नहीं आएगी। ओके, नेक्स्ट देखो ध्यान से, यहाँ से दिख रहा कि देखो यहाँ एक हम लोग दिमाग लगाएंगे। दिमाग क्या लगाएंगे? पहला देखो यहाँ पे हम डी बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी से स्पेसिंग नहीं, हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को देख रहे थे कि कहीं सुपर इम्पोजिशन ना हो। आपने पढ़ा होगा एक सेल्फ दूसरा म्यूचुअल, और दोनों मिल के और भी पुअर कर सकते हैं इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी। सेल्फ वाला म्यूचुअल वाला कंडक्टर 3 फेस 3 वायर है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, जैसे हाई वोल्टेज लिया इसका मान बढ़ गया और इसका मान हमने घटा लिया। किससे घटाया? हमने कहा आर डैश बंडलिंग कर लिया। क्लियर है ना? और सी बढ़ गया, ध्यान से देखिएगा, सी बढ़ गया। सिंगल कंडक्टर का वेट हमने नहीं बढ़ाया, हमने क्या किया, गट्टर बनाया कंडक्टर का, 4 कंडक्टर का 6 कंडक्टर का हमने गट्टर बनाया। ध्यान से देखिएगा, सी बढ़ेगा, जेड सी बराबर बंडलिंग करने से जेड सी इज गिवन बाय द एल अपान सी। सी बढ़ गया, एल घट गया, तो जेड सी घट गया, और जेड सी घट गया तो आप कहोगे 9 पॉइंट। जेड सी घटते ही आपका एस आई एल और एस आई एल दैट्स मीन इज द सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग वी स्क्वायर अपान जेड सी, ये घट गया है, ये बढ़ गया, दैट्स मीन हाई वोल्टेज से एस आई एल बढ़ गया, दैट्स मीन पावर ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी बढ़ गई है। और पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी बढ़ गई तो वोल्टेज बढ़ने से, यहाँ तक आ रहा कि नहीं आ रहा, यहाँ तक बढ़ने से ध्यान से देखिएगा, पावर सिस्टम की स्टडी स्टेट एंड ट्रांजिएंट स्टेट स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। सबसे मेन चीज स्टेबिलिटी बढ़ रही है, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, पावर सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि P सिंक्रोनाइजेशन या स्टेबिलिटी इज गिवन बाय द EV अपान X cos लैम्डा। ठीक है, तो जितना वोल्टेज बढ़ाओगे उतने सिंक्रोनाइजेशन दैट्स मीन स्टेबिलिटी को इंप्रूव करने वाला पावर बढ़ेगा। ध्यान देखिए, ये सब आपको मिलेगा नहीं, बहुत अच्छे से स्टडी करोगे तब मिलेगा, लेकिन एक बार अगर दिमाग में हमने रख लिया तो कहीं भी बोलना होगा बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट किसी को कन्फ्यूजन वो पूछ लेगा।
नेक्स्ट देखते रहिएगा। नेक्स्ट है 11 सिंक्रोनाइजिंग या कपलिंग फैक्टर ऑब्लिक पावर इंक्रीजेस। जितना बढ़ाते जाओगे, ध्यान रखिएगा, जितना वोल्ट बढ़ जाएगा, जैसे देखो एक छोटा आदमी होता है ना, उसके पास कोई प्रॉब्लम आती है और एकदम से मर जाता है। एक बड़ा उसके बाद 50 जीने से एक अनसिंक्रोनाइज हुआ तब भी वो स्टेबल रहेगा। भाई है जितना पावर लेवल बढ़ता जा रहा हो, जितना पावर बढ़ता जाएगा उतना उसका कपलिंग फैक्टर, इंक्रीजिंग पावर, ये सब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तब सिस्टम और स्टेबल। थोड़ा बहुत जर्क आने पे सिस्टम लेवल लगेगा, लेकिन हाई करंट वाला, जैसे देखो आपके मोहल्ले का करंट लो वोल्टेज है तो फॉल्ट्स बहुत ज्यादा होता है। यहाँ फॉल्ट्स फ्रीक्वेंसी मतलब फॉल्स होने की जो फ्रीक्वेंसी है वार्ता घट जाती है। 33 में, 11 kV में, 415 में, इन सब में बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे जैसे आप जाओगे 765 साल भर में हो सकता है ट्रिपिंग ना हुआ हो, या साल भर में 1-2 बार, 220 साल भर में 4 बार 5 बार, 132 साल भर में 6 बार 8 बार, 33 साल भर में पता नहीं 100 बार, 11 kV 200 बार, 415 साल भर में 1000 बार। तो जैसे जैसे आप वोल्टेज ऊपर जाओगे वैसे वैसे उनकी फॉल्ट फ्रीक्वेंसी घटेगी, उसके साथ सिंक्रोनाइजिंग पावर या कपलिंग पावर बढ़ेगा। ठीक है, बहुत ध्यान समझिएगा ये सब। कोई कन्फ्यूजन हो तुरंत पूछ लीजिएगा कि ये सब हो गए। तो देखो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये सब एडवांटेजेस है, क्योंकि हम एक तो वेट ऑफ कंडक्टर रिड्यूस कर लिए हैं, इससे हमारा कंडक्टर का वेट जो पैसा है वो बच रहा। दैट्स मीन इकोनॉमिक भी हमारे लिए सही है। उसके अलावा टेक्निकल ये सब है, और टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से सब सही है। देखो ये जो रनिंग कास्ट आने वाला था, जो खर्चा इस पे था, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, दूसरा रनिंग एक्सपेंडिचर है। रनिंग एक्सपेंडिचर किस पे आता है, इफिशियंसी एंड मेंटेनेंस। तो हाई वोल्टेज है, हाई वोल्टेज में मेंटेनेंस केवल जान लो कि जो वहाँ खर्चा आएगा, हाई वोल्टेज में जो खर्चा आएगा वो केवल लॉपिंग चॉपिंग ऑफ ट्रीज, दैट्स मीन जो उसके नीचे पेड़ और इधर बगल होते हैं उनको हम उनके इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से दूर रखने के लिए उनकी कटाई छटाई करते हैं, एक वो खर्चा आता है। दूसरा, अगर हमारे पास डिस्क पोर्सलिन का है तो उसका क्लीनिंग आता है कि फॉगी सीजन से पहले एक बार उसकी हम क्लीनिंग करते हैं। विदेशों में आप देखोगे, फॉरेन में आप देखोगे कि जो उसकी क्लीनिंग करते हैं सब लोग क्या कर, हेलीकॉप्टर से उसके ऊपर बौछार करते हैं, ठीक है, उसको धुल देते हैं जिससे कि फॉग उसके ऊपर जमा ना होने पाए, नहीं तो कंडक्टिव पाथ देगा, जो उसके ऊपर डस्ट कार्बन पार्टिकल जमा होंगे और जो सीज़न होता है फॉगी सीज़न उसमें ट्रिपिंग बढ़ेगी। तो उससे बचाने के लिए ये सब करते हैं। ठीक है, वीडियो क्लियर नहीं है? ठीक है, तो ये था एडवांटेजेस ऑफ द हाई वोल्टेज लो करंट सिस्टम। किसी कोई कंफ्यूजन हो पूछिए, किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछिए आप। मेरा बस यही है, एनर्जी के साथ पढ़िए, लगे रहिए, जो भी दिक्कत हो हम उसके लिए तैयार हैं आपको बताने के लिए। ठीक है, कोई कंफ्यूजन हो तुरंत पूछिए, रोशनी साहू कोई कंफ्यूजन हो तो पूछिए। हाँ, अजीत कुमार त्रिपाठी, ट्रिमिंग एंड क्लीनिंग हम लोग लॉपिंग एंड चॉपिंग बोलते हैं। ठीक है, छोटा छोटा थोड़ा ना काटना है, बहुत लंबा लंबा काट, ट्रिमिंग नहीं करना है, इतना बाल ट्रिम करते हो, पेड़ की छटाई करनी है, यही खर्चा है बस, इसमें और कुछ नहीं है टेंशन में। किसी कोई कन्फ्यूज़न हो पूछिए, नहीं तो हम आगे बढ़ें। किसी को
कन्फ्यूज़न नहीं है, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, ये अगर हम सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो इसका डिसएडवांटेज भी हमारे सामने आना चाहिए। तो नेक्स्ट टॉपिक है डिसएडवांटेजेस ऑफ हाई वोल्टेज लो करंट सिस्टम। ठीक है, कि जो सिस्टम हमने बनाया है हाई वोल्टेज लो करंट का, इसका डिसएडवांटेज क्या है? दैट्स मीन जो वोल्टेज मैग्नीट्यूड हमने बढ़ाया है, स्टेप अप किया है जनरेटिंग स्टेशन का, उसके साथ साथ करंट मैग्नीट्यूड को उसी के अमाउंट में डिक्रीज़ किया है, तो इसका डिसएडवांटेज भी कुछ होगा। ठीक है, कोई चीज़ अगर एडवांटेजियस है, देखो सिस्टम में कोई चीज़ आइडियल नहीं है, तो आइडियल नहीं है तो उसके एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज भी। लेकिन जो ज़्यादा एडवांटेजेस हो जाता है और थोड़ा बहुत उसका डिसएडवांटेज होता है, तो हम लोग उसको इग्नोर करते हैं। हम लोग कहते हैं ये ज़्यादा एडवांटेजियस है और डिसएडवांटेजेस कम है। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज, सबसे पहला देखिए, सबसे पहला ये आएगा इसका कि टावर की हाइट्स बढ़ानी पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट हाइट बढ़ रहा है टावर की, कंडक्टर से सस्ता आता है। आर्सिंग ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी एंड स्टडी स्टेट दोनों बढ़ जाएगा। ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी दैट्स मीन इज अ बिग चेंजेस इन अ स्मॉल टाइम। दैट्स मीन अभी आपकी लाइन 50 मेगावाट लेके जा रहा था, जैसे देखो ये अब 33 की लाइन है, 33 केवी की लाइन है, ध्यान से देखना। इससे अगर 2 मेगावाट अभी जा रहा था ना, और सडनली मिली सेकेंड में अगर इससे 5 मेगावाट जाएगा ना, तो ये हिल जाएगा, सिंक्रोनिज्म फेल हो जाएगा। लेकिन अगर यही 400 केवी की लाइन है और यहाँ से भी 200 मेगावाट जा रहा था और इससे फिर 500 मेगावाट चला जाए, दैट्स मीन सडन मिली सेकेंड में, तो इसकी स्टेबिलिटी तब भी बनी रहेगी, स्टेबिलिटी इंप्रूव रहेगा। ठीक है, ओके। ब्यूटी नेचर, आप थोड़ा सा वेट करिए। 33 केवी का मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दूर तक जाएगा, कैसे जाएगा, सब फॉर्मूला मिलेगा, लेकिन एक साथ सब लिखवाना अभी पॉसिबल नहीं है। स्टेप बाय स्टेप कोई चीज़ मिलता है ना, तो उससे मज़ा भी आते हैं और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हैं। केवल आप अपना डाउट क्लियर करके और सबको डाउट में डाल दो, ये भी अच्छा नहीं है। ठीक है, हम यही चाहेंगे सबको एक साथ अच्छी नॉलेज मिले और ऐसी नॉलेज मिले जो कभी कंफ्यूजिंग ना हो। ठीक है, तो टावर की हाइट बढ़ेगी। ओके, एंड कॉस्ट ऑफ टावर बढ़ेगा। ठीक, दूसरा कोरोना इफेक्ट इंक्रीज होगा और इससे कोरोना पावर लॉस भी बढ़ेगा। ठीक है, कोरोना इफेक्ट बढ़ेगा क्योंकि कोरोना बेसिकली वोल्टेज डिपेंडेंट ही होता है, जितना आप वोल्टेज बढ़ाते जाओगे उतना कोरोना बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला मिलेगा, ये एक दिन का चैप्टर है, इसको पढ़ेंगे हम लोग। और कोरोना पावर लॉस बढ़ेगा। तीसरा, ध्यान से देखते रहिएगा, कंडक्टर इरोजन एंड कोरोजन इंक्रीज। कंडक्टर पे देखोगे छोटे छोटे पिंचेस बन जाएंगे, छोटे छोटे गड्ढे बन जाएंगे। वो जो चमकीला कंडक्टर शुरुआत में लगाया जाता है, धीरे धीरे वो काला पड़ जाता है और उसके ऊपर धब्बे पड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये भी होगा। ठीक है, कि कंडक्टर में इरोजन एंड कोरोजन बढ़ेगा, कि कंडक्टर जो एकदम पॉलिश्ड फॉर्म में था उस पर छोटे छोटे यहाँ पे पिंचेस दिखाई देंगे। ओके, तो ये भी होगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरफेरेंस इंक्रीजेस। इंटरफेरेंस व्यतिकरण, अगर बगल में कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन लाइनें हैं या रेडियो लाइनें हैं तो वहाँ पे आपका इंटरफेरेंस बढ़ेगा, व्यतिकरण बढ़ेगा, सुपर इम्पोजिशन बढ़ेगा। और सुपर इम्पोजिशंस अगर हो रहा है तो आपको दो इफेक्ट मिलेगा, एक मैग्नेटिक का और दूसरा आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक का, दैट्स मीन वोल्टेज का। ये आपका डिस्टॉर्शन देगा, दैट्स मीन खरखर भरभर जो करता है आपका रेडियो या कम्युनिकेशन, तो डिस्टॉर्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का है। लेकिन ये आपका सर्ज वोल्टेज देगा। कभी कभार आपका
टेलीविज़न शुरुआत में ब्लास्ट कर जाता था, रेडियो ब्लास्ट कर जाता था, तो दिस वन इज अ सुपर इम्पोजिशंस ऑफ द सर्ज वोल्टेजेस, और मना किया जाता है जब लाइटनिंग आए, तो इसलिए सब मना करते हैं कि बहुत ज़्यादा आप मोबाइल से बात ना करिए जिसमें सर्ज इम्पेडेंस, अरे लाइटनिंग आ रहा या सर्ज आ रहा, ठीक है, ये सब मना करता है इंसान, लेकिन लड़के अपना बात करते हैं, तो ये सब मना किया जाता है कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अर्पित मिश्रा है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पिंच इफेक्ट सर, हाँ पिंचिंग हो रहा, ठीक है। कोई दिक्कत? टावर हाइट बढ़ा ही लिया आपने, कोई कन्फ्यूज़न हो तुरंत बताइए। नेक्स्ट एक आता है 5वां, लिख सकते हो ROW, राइट ऑफ वे इंक्रीजेस। जैसे ध्यान से देखना, जैसे ये लाइन जाती है, ये लाइन जाती है, तो बोला जाता है कि अगर 132 kV की लाइन है, ये नेट पे आपको मिल जाएगा, तो बोला जाता है कि इस पर्टिकुलर लाइन से, बीच से 13 मीटर इधर एंड 13 मीटर इधर, ये ROW होता है। इस एरिया में आप कोई भी बड़े साइज़ का पेड़ या मकान नहीं बनाओगे। दिस वन इज कॉल्ड ROW, राइट ऑफ वे, ठीक है। 400 kV की लाइन है, ये कंडक्टर है आपका, इससे 26 मीटर इधर एंड 26 मीटर इधर आप बहुत बड़े साइज़ का मकान या पेड़ नहीं लगाओगे। अगर लगाओगे तो उसके लिए हमसे परमिशन लेना पड़ेगा और परमिशन नहीं मिलेगा, ठीक है। आर सिंह करो, कंडक्टर में क्रोजन कैसे इंक्रीज होगा? अरे यार, जब एक बार उस पर डस्ट बैठना शुरू हो गया, ठीक है, और अंदर आपका जानते हो कि वहाँ पे जो जहाँ पे स्पायरलिंग हो रहा, वहाँ पे धीरे धीरे जब इसमें जमा होना शुरू हो जाएगा, अपने आप उसमें जंग लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपके पास डिसएडवांटेजेस भी, कि व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ द हाई वोल्टेज लो करंट सिस्टम। तो देखो बहुत सारे कंट्रीज़ में इसीलिए क्या किया जा रहा है ना, एक ट्रांसमिशन लाइन को ले जाने का एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है कि देयर इज अ कॉरिडोर, ये कॉरिडोर बना दिया गया और इसी कॉरिडोर से सभी लाइनें गुजरें। क्योंकि हमारे इंडिया में देखो कहीं भी इधर से इधर, कोई इधर से ले जा रहा, कोई उधर से ले जा रहा, कोई किसी खेत में लेके चला जा रहा, तो देयरफॉर बहुत सारे कंट्रीज़ में कॉरिडोर बना दिया गया और मल्टी सर्किट यूज़ किया जा रहा। और इंडिया में तो अब धीरे धीरे मल्टी सर्किट की तरफ सब जा रहे हैं। 10 मिनट एक ही टावर पे 400 भी, 132 भी, 220 भी आ गया, या 400 का 2, एक 220, ये पैटर्न यूज़ किया जा रहा है। ये विदेशों में बहुत पहले यूज़ कर लिया गया। जैसे रेलवे का ट्रैक का एक कॉरिडोर होता है कि उनको जिससे जाना उसी जाएंगे, वैसे वहाँ भी बन गया कि ये पावर सेक्टर का कॉरिडोर है, इससे केवल टावर्स एंड ट्रांसमिशन लाइनें जाएंगी और कोई नहीं लेके जाएगा। 1 किलोमीटर का वृत्त का दे दिया, इतना चौड़ा वृत्त है इसका, उसी से सबके सब लेके जाओ, चाहे 33 हो चाहे 11 हो, बार बार एक बार उधर, एक बार उधर, एक बार उनके खेत में, एक बार उनके खेत में, ऐसा पैटर्न नहीं होना। इससे होने से अच्छा भी लगेगा और किसानों की ज़मीन की भी क्या होगी, बचत होगी, बहुत ज़्यादा उनका ख़राब नहीं होगा, ठीक है। और मैं बता रहा हूँ लाइन लेंथ भी कम हो जाएगा, लाइन लेंथ भी कम हो जाएगा, ओके। तो ये था एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। और अगर हमने ये स्टडी किया तो हमें ये दिखाई दिया कि जो हाई वोल्टेज लो करंट सिस्टम है, ये हाई करंट लो वोल्टेज के सापेक्ष ज़्यादा एडवांटेजेस है। देयरफॉर जो भी आज ट्रांसमिशन सिस्टम बनाया जा रहा, वह ट्रांसमिशन सिस्टम बेसिकली हाई वोल्टेज लो करंट का ही डिज़ाइन किया जा रहा। बट अब हमारे दिमाग में ये आएगा कि हम कितना हाई वोल्टेज करें, क्योंकि जनरेशन तो आपका बेसिकली 22.5 kV 25 kV पे हो रहा। तो ये जो आपका जनरेशन हुआ, जनरेशन का वोल्टेज 22.5-25 kV था। अब ये समझ में आ रहा कि ये 22.5 kV का जनरेशन है, इसको कितना करें, इसको हम 400 करें कि इसको 765 करें कि इसको HVDC का प्लस माइनस 500 kV करें कि HVDC का प्लस माइनस 800 kV करें, कितना करें, ठीक है। अब इस पर बात आती है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ ले, कोई कन्फ्यूज़न हो किसी को पूछे अभी इसके पहले का। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, चॉइस ऑफ ए ट्रांसमिशन सिस्टम।
तीनों कंडक्टर के बीच कितना दूरी रखते हैं सर? वेट करिए, अभी सब फॉर्मूला है। क्रॉस आर्म की लंबाई कितनी होगी, कंडक्टर से कंडक्टर के बीच की दूरी कितनी होगी, वोल्टेज पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला आगे मिलेगा, वेट करिए सब। और कोई कन्फ्यूज़न है किसी को यहाँ पे? तो देखो हम यही चल रहे थे, चॉइस ऑफ ट्रांजिशन सिस्टम। दैट मीन जो ये वोल्टेज रेटिंग है वो किस पे डिपेंडेंट होगा, तो ध्यान समझिएगा। जो ये चॉइस है दिस वन बेसिकली डिपेंडेंट होता है, दो चीज़ें सबसे ज़्यादा स्टडी कर जाती है। सबसे पहला है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है चॉइस कितना होगा, और दूसरा होता है टेक्निकल। अभी ट्रांजिशन सिस्टम की बात कर रहा हूँ कि इकोनॉमिक अभी बताया, और टेक्निकल कंसिडरेशन दो ही होता है। और इकोनॉमिक में आपका बहुत ध्यान समझिएगा, ट्रांजिशन सिस्टम में जो इकोनॉमिक देखा जाता है वो कंडक्टर, टर्मिनल सब स्टेशंस, कन्वर्टर सब स्टेशंस, टावर्स, इंसुलेटर्स, इन सब की कॉस्ट को लेके चलते हैं, ठीक है। सबकी कॉस्ट को लेके हम लोग चलते हैं, तब समझ में आता है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द ट्रांजिशन सिस्टम। इंसुलेटर्स है आपके पास, देन इरेक्शंस हैं, देन कंपनसेशंस का है, जहाँ जहाँ रिएक्टिव पावर का कंपनसेशन करना पड़ रहा था कि सोर्स चाहिए कि सिंक चाहिए, क्या चाहिए। किसी कोई कन्फ्यूज़न हो, डाउट हो, पूछे। वो कोई डाउट अपना क्लियर करना चाहे तो डाउट क्लियर करें। एनर्जी लॉस ये सब भी इकोनॉमिक में आएगा, ठीक है। टेक्निकल में मैंने बताया, टेक्निकल में देखेगा कि लेंथ ऑफ ट्रांजिशन लाइन, ट्रांजिशन लाइन की लेंथ कितनी चाहिए, पावर टू बी डिलीवर्ड, कितना पावर डिलीवर्ड करना है ये देखेगा वो, ठीक है। नेक्स्ट देखेगा वो कि यहाँ पे रिलायबिलिटी एंड सिक्योरिटी कितना चाहिए, देन देखेगा कि रिलेइंग सिस्टम कैसा चाहिए, बस एंड बस बार अरेंजमेंट देखेगा, ठीक है। तो इन सबको देखेगा रॉड कंडक्टर दोनों। दिनेश उपाध्याय, HVDC में दो नहीं है, ±200 भी है, लेकिन अभी इंडिया में नहीं है। ±500 ±800 ही यूज़ किया जा रहा है। गिविंग कुमार यादव, मीनिंग ऑफ इरेक्शन एंड एक्सकेवेशन। एक्सकेवेशन मतलब आपका गड्ढा खोदना होता है, इरेक्शन मतलब टावर खड़ा करना होता है, ठीक है। टावर को खड़ा करना इरेक्शन बोलते हैं। एक्सकेवेशन मतलब कि आप जो फाउंडेशन का काम करते हो, गड्ढा खुदाई करके ये सब करते हो, ठीक है। किसी और को कोई दिक्कत है? बस बार अरेंजमेंट देखते हैं, फिर देखते हैं फ्यूचर में एक्सटेंशन तो नहीं करना है, क्लियर। फ्यूचर में एक्सटेंशन नहीं करना है, या फ्यूचर ग्रोथ देखा जाता है कि ग्रोथ चाहिए, तो ये सब टेक्निकल पॉइंट्स में आएंगे। तो ये दोनों चीज़ें ही देखी जाती है कि चॉइस ऑफ ट्रांजिशन सिस्टम की अभी ट्रांजिशन सिस्टम आपका कैसा होगा, इन दोनों को ही देखेंगे। इकोनॉमिक पॉइंट और टेक्निकल पॉइंट्स को देखेंगे कि कितना खर्चा आ रहा, सब मिला के कंपनसेटिंग और इरेक्शन, कन्वर्टर या टर्मिनल। अच्छा हाँ, टर्मिनल भी लिखा है, कन्वर्टर भी लिखा है। कन्वर्टर जहाँ HVDC का दाम भी देखना पड़ेगा। कन्वर्टर कहाँ लगेगा? जहाँ HVDC का आप बनाओगे, ठीक है ना। ट्रांजिशन हैज पैरामीटर्स एंड कंडक्टर यूज सर। मनीष तिवारी, ए ट्रांजिशन लाइन हैज पैरामीटर्स एंड कंडक्टेंस।
हाँ, सन कंडक्टेंस होगा, जहाँ पे लॉन्ग टर्म से लाइनें होंगी, बहुत बड़े वोल्टेज का 400 एंड 765 का होगा, तो वहाँ पे जी रहेगा। दिखाएंगे आपको थोड़ा सा, अभी पैरामीटर हम नहीं स्टडी कर रहे हैं ना, अभी तो बस शुरुआत है ये कि क्या हमें बनाना है। तो देखो ये दोनों पॉइंट्स हमेशा याद रखिएगा, इन दोनों पॉइंट्स को ये देख के ट्रांसमिशन सिस्टम डिज़ाइन किया जाता है, चाहे इंडिया हो चाहे फॉरेन का मैटर हो, कहीं का मैटर हो, ये दोनों पॉइंट्स को देखेगा, टेक्निकल देखेगा, उसके साथ साथ इकोनॉमिक देखेगा, और इन दोनों को बाद ही बताएगा कि ट्रांसमिशन सिस्टम हमारा कैसा होना चाहिए। अभी हम लोग देखो दो बनाएंगे, एक HVDC होगा, एक HVAC होगा, उसमें फिर कंपेयर करेंगे और फिर आपको दिखाएंगे। गिविंग कुमार यादव, JB गुप्ता, पावर सिस्टम अच्छी बुक है। अच्छी बुकें सब अच्छी होती हैं, डिपेंडेंट होता है कि बच्चा कैसा नॉलेज चाहता है। बुक होता है यार, अच्छा होता है, हर एक बुक में नॉलेज होता है, उससे सबके लेवल अलग अलग होते हैं, ठीक है। बुक कभी ख़राब या अच्छा कहा ही नहीं जा सकता। आप अपना देखो, आपके अंदर क्यूरियोसिटी कितना आ रहा है, किसी चीज़ को जानने की जिज्ञासा कितनी आ रही है, ठीक है, और आप बनना क्या चाहते हो। दिक्कत तो ये है, मैं भी एक आप ही की तरह स्टूडेंट था, लेकिन मैं कहूँगा मुझे कभी आप हमारे बारे में देखो, मैं आपको लाइव चैनल पे बोल रहा हूँ, कभी कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन मैंने वर्ल्ड के जितने भी बुक हैं सबको स्टडी किया कि नॉलेज हमें चाहिए, नॉलेज पाने के लिए, ठीक है। तो कोई बुक ऐसा नहीं बचा जो मैं पढ़ा ना हो ना, लेकिन इंडियन स्टैंडर्ड जो बुक होते हैं बहुत ज़्यादा वो आपको नॉलेज नहीं दे सकते हैं, केवल ओवरव्यू देते हैं। और दूसरा ये है कि आज भी दुर्भाग्य है कि जो उत्तर भारतीय बच्चे हैं, उत्तर भारतीय, इनका जो सिलेबस है वो रिवाइज नहीं हुआ, और सन 62 और 65 और 70 का पावर सिस्टम पढ़ते हैं, और आज का जो पावर सिस्टम है दिस वन टोटली डिफरेंट हो चुका है फ्रॉम द 1962 से, ठीक है। तो आज कहीं कहीं जैसे NTPC पावर ग्रिड इसने अपने आप को रिफॉर्म कर लिया है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछता है, तो जो आपके सिलेबस का जो स्टडी करता है वो कुछ नहीं कर पाता। हम तो आपको नौकरी दिलाने के लिए, आपकी लाइफ को बहुत ही सिक्योर करने का प्लान बनाते हैं कि आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए और आगे जाइए, और इतना आगे जाइए कि पीछे मुड़ के फिर देखने की ज़रूरत ना हो। सब डरते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जो होना है हो जाए भाई, नॉलेज है, ध्यान देना। एक ब्रह्मा जी की 2 लड़कियां थी, बताया होगा कभी न कभी, एक लक्ष्मी जी थी, एक सरस्वती जी थी ना, इन दोनों में लड़ाई होती रहती, मैं बड़ी, ओके। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ, जो भी एक्सपेरिमेंट ब्रह्मा या बोला जाता है कि स्वर्ग लोक में होता, सब आके यहीं नरक लोक में पृथ्वी पे ही करते हैं सब एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि एक उनको दिखा, एक बहुत गरीब बेचारा था, वो जंगल में लकड़ी अपना खोज रहा था खाना बनाने के लिए। उन्होंने कहा कि जो इसको लग्जरियस लाइफ जीने लगे, लग्जरियस लाइफ कौन देता है? टेक्नोलॉजी। साइंस क्या देता है? लाइफ देता है। साइंस लाइफ देता है भाई, ठीक है, लेकिन लग्जरियस लाइफ से ये लग्जरियस, तो उसके लिए आपको टेक्नोलॉजी पढ़ना पड़ता है, ठीक है। साइंस ने बताया प्रेशर डिफरेंस से हवा चलेगी, सब लोगों ने हाथ से पंखा बनाना शुरू किया, हवा लेना शुरू किया। टेक्नोलॉजी ने कहा ना, ठंडा क्या, महा ठंडा कर दूंगा, AC यूज़ करो ना तुम, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो ब्रह्मा जी ने दोनों कहा कि एक जाओ, जो उसको बना देगा लग्जरियस लाइफ जीने लायक, उसी को बनूंगा मैं बड़ा। तो लक्ष्मी जी पहले कूदती हैं, कहती हैं मैं जाऊंगी। तो लक्ष्मी जाती हैं और क्या करती हैं, जब जंगल था वहाँ पे बहुत सारा स्वर्ण मुद्राएं गिरा देती हैं, ठीक। तो वो जाता है, तो जैसे ही उसके सामने पैसा दिखाई देता है वो सब उठा के आता है, और उसी समय क्या करती हैं सरस्वती जी, उससे
पूरा दिमाग रिटर्न ले लेती है। फिर उसके दिमाग में नहीं आता कि पैसा खर्च कर, जहाँ मन में आता है वहीं खाता है, वहीं फेंकता है, एकदम लग्जरियस इस तरह जीना शुरू किया है। वो पैसे की अहमियत देना बंद, क्योंकि ब्रेन ही नहीं काम कर रहा था। क्योंकि जब तक सिस्टम नहीं बनाओगे, सिस्टमेटिक तरीके से कुछ नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं मिलना है। बिना सिस्टमेटिक सिस्टम बनाए कुछ नहीं मिलना है। याद कर लेना, मशीन सब सिस्टम ही है, ठीक है। तो क्या किया उन्होंने, जब उससे उनका पूरा ब्रेन ही वापस हो गया है, तो उसको समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे ऐसे खर्च किया, इतना पैसा दी थी, तब भी वो 1-1.5 साल बाद फिर से वो उसी लेवल पे आ गया। फिर से लकड़ी कलेक्ट करना, खाना बनाना, गरीबी पे फिर आ गया। फिर बारी आती है सरस्वती जी की। सरस्वती जाती है, उनको ब्रेन देती हैं। उसके पास 10 रुपये जो बचे थे, 15 रुपये देती हैं कि पहले एक बकरी खरीदो, बकरी दूध बेचना शुरू करो, फिर ये करो, दिमाग देना शुरू करती हैं। और धीरे धीरे 1-1.5 साल बाद वो एकदम फिर से लग्जरियस लाइफ जीना शुरू कर देता है और स्टेबल हो जाता है। तो देयरफॉर ब्रह्मा कहते हैं कि भाई कि लक्ष्मी नहीं बढ़ी है, सरस्वती बढ़ी है। मतलब लक्ष्मी आए और चली जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सरस्वती हमेशा रहें। और सरस्वती अगर हैं तो लक्ष्मी अपने आप आएंगी। तो सरस्वती आ गई थी, लक्ष्मी अपने आप आई, पैसा आ गया अपने आप। तो बोला गया है कि लक्ष्मी की ज़रूरत नहीं है, सरस्वती बुलाओ। जब पंडित जी कथा सुनाते हैं ना, तो कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता। बहुत लोग लक्ष्मी कहलवाते हैं, लक्ष्मी नहीं, पहले बुद्धि को बुलाओ, ठीक है। और जब तक वो नहीं आएंगे ना, तब तक कुछ होने वाला नहीं। लक्ष्मी चाहे जितना बुला लो, ठीक है। तो ये आपके पास दिमाग होना चाहिए। यही मैं कह रहा हूँ कि कौन सा किताब सब अच्छे। आप देखो कि आप किस तरफ जाना चाह रहे हो, कौन सा इलाका आपके लिए सही है, ठीक है, और वहाँ क्या रिक्वायरमेंट है। तो पावर ग्रिड में आप ये हिंदी वाली बुक या जे बी गुप्ता पढ़ के नहीं जा पाओगे, सो मैं बता रहा हूँ आपको, देख लीजिएगा। तो कुछ पूछना है? कुछ पूछना है किसी को? तो ये कहानी थी, ठीक है। तो ऐसा पढ़ाई करना। आइए, तो यहाँ कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। तो देखो अभी इधर बात कर रहे थे हम लोग कि कितना इसको स्टेप अप करना है, ये कैसे पता चलेगा। अब वोल्टेज की बात आती है। ये सिस्टम था, ट्रांसमिशन सिस्टम था। अब सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अब केवल मैं वोल्टेज की बात कर रहा हूँ। चॉइस ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम नहीं, वोल्टेज। अब देखो कि हम ट्रांसमिशन करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए यहाँ से पावर को कितना, इस वोल्टेज को हम सेलेक्ट करें। ओके, कितना सेलेक्ट करें। तो देखो इसको हम सेलेक्ट कैसे करें। तो चॉइस ऑफ ट्रांसमिशन वोल्टेज बेसिकली 3 पैरामीटर पे डिपेंडेंट होता है। सबसे पहला है, और ध्यान समझिएगा, लेंथ ऑफ पावर टू बी डिलीवर्ड, कितना दूर आपको पावर डिलीवर्ड करना है। दूसरा है अमाउंट ऑफ पावर टू बी डिलीवर्ड, कितना अमाउंट ऑफ पावर डिलीवर्ड करना है। बहुत ध्यान समझिएगा ये, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि कैसे ये हम पता करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वोल्टेज रेटिंग ऑफ विसिनिटी या नेबरिंग नेटवर्क्स। जो अड़ोस पड़ोस में जो नेटवर्क हैं उनकी रेटिंग क्या है, ठीक है। कितना पावर आपको डिलीवर्ड करना है। तीसरा लेंथ ऑफ पावर टू बी डिलीवर्ड, दैट्स मीन कितने लेंथ में, या इसी को डिस्टेंस, ओके, कितने डिस्टेंस में भेजना है, कितना पावर डिलीवर करना है, और
अगल बगल में जो नेटवर्क्स और बने हुए हैं, सिस्टम जो बना हुआ है, उसका वोल्टेज रेटिंग कितना है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जिस पे आपका चॉइस ऑफ ट्रांजिशन वोल्टेज डिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो जब ये तीनों चीज़ें आई तो इन्हीं की बेस पे जो चॉइस करने का तरीका है उसको दो कैटेगरीज में बांटा गया कि कैसे आप चॉइस करोगे। तो एक चॉइस करने का जो तरीका था उसका नाम था एम्पिरिकल फॉर्मूला, एंड दूसरा आपके पास आता है ग्राफिकल मेथड। क्लियर ना? दो तरीके आते हैं, एक आता है एम्पिरिकल फॉर्मूला मेथड और दूसरा आता है आपके पास ग्राफिकल मेथड्स। ये दो तरीके हैं जिससे आप कहोगे कि कितना वोल्टेज हम इसको यहाँ से स्टेप अप कर दें, 22.5 kV से 400 kV AC बनाएं, ठीक है, 765 kV AC बनाएं कि HVDC बनाएं। तो ये तीन चीज़ों पे डिपेंडेंट होता है, कितना दूर भेजना है, दैट्स मीन यहाँ से कितनी दूर भेजना है, कितना पावर यहाँ से भेजना है, और ये जहाँ जाएगा, क्योंकि आज इंटरकनेक्टेड सिस्टम है तो वहाँ इंटरकनेक्टिविटी के लिए, सिंक्रोनाइजेशन के लिए वो देखेगा कि अगल बगल में जो नेटवर्क है उसकी रेटिंग कितनी है। ओके, कोई दिक्कत हो तुरंत बताना। तो दो तरीके मिले, इसको चॉइस करने के लिए दो तरीके मिले, एक ग्राफिकल मेथड मिला और दूसरा एम्पिरिकल फॉर्मूला मिला। तो ग्राफिकल मेथड, ये एक ग्राफ है, ग्राफ बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन टर्मिनल सबस्टेशन कॉस्ट, कन्वर्टर कॉस्ट, स्विच गियर कॉस्ट एंड ETC विथ रेस्पेक्ट टू वोल्टेज। क्या किया गया, सबसे पहला ये ग्राफिकल मेथड ही आया जो शुरुआत में हम लोगों ने शुरुआत किया था। तो ग्राफिकल मेथड में बेसिकली यही देखा गया कि कितना उस पे खर्च आएगा लाइन बनाने में, सामान को जोड़ते हुए, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, दैट्स मीन इसमें इंक्लूडेड है कॉस्ट ऑफ टावर्स, कॉस्ट ऑफ कंडक्टर, कॉस्ट ऑफ इंसुलेटर, कॉस्ट ऑफ दिस एंड टर्मिनल सब स्टेशन, दैट्स मीन जहाँ टर्मिनेट हो रहा वहाँ का सब स्टेशन, कन्वर्टर अगर HVDC लग रहा उसका भी, एंड स्विच गियर, CT PT बस बार, इन सबको जोड़ के कितना खर्चा आएगा विथ रेस्पेक्ट टू द वोल्टेज के सापेक्ष। तो जो ये मेथड था ये बेसिकली एक्सपीरियंस्ड बेस था कि उन्होंने 10-15 लाइनें बनाया तो एक ग्राफ प्लॉट किया। एक्स एक्सिस इज द वोल्टेज रेटिंग, यहां तक दिखाई दे रहा, दिस वन इज द वोल्टेज रेटिंग है, और ये था कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये करोड़ों में आएगा, करोड़ में, ठीक है। और ये आपका वोल्टेज रेटिंग था, सपोज करो 33 kV, 66 kV, 132 kV, दिस वन इज 220 kV, दिस वन इज 400 kV एंड दिस वन इज 765 kV। ठीक है, तो जो ये लाइन बनाना था, सपोज करो 120 या 150 किलोमीटर की लाइन बनानी थी, तो जब इन सब कॉस्ट को उन्होंने देखा और एक ग्राफ प्लॉटिंग किया, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे आप जब काम करोगे, ये भी जान लो, किसी भी अगर ऑर्गेनाइजेशन में आप पावर यूटिलिटी में काम कर रहे हो तो उस पर्टिकुलर कंपनी का हर साल का ये डाटा बनता है कि 400 kV की पर किलोमीटर लेंथ में कितना खर्चा आएगा लाइन का केवल, ठीक है, और
सब स्टेशन का अलग बनाता है। हर एक कंपनी जैसे UPPCL है ये भी देता है, जिसको बोला जाता है SOR, ठीक है, SOR बोला जाता है। SOR आता है सबके पास, ठीक। SOR को ही देख के हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं, कितना इस प्रोजेक्ट में खर्चा आएगा, कि या लाइन बनाने में या आपका सब स्टेशन बनाने में। तो ये सब आपको खर्चा हर साल रिवाइज होता है, वो देखता है कि मार्केट में क्या रेट है, उसके अकॉर्डिंग शक्ति भवन भेजता है सबके पास कि आप इस रेट को देख के ही ऐसे ही प्रोजेक्ट बना के भेजिएगा कि इतना लेंथ का लाइन बनाना है, इतना इतना, ठीक है, खर्च होगा। ओके, तो ध्यान से देखो अब इधर। तो ये मार्केट को देख के कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना खर्च होगा, उसके साथ साथ कितना वोल्टेज रेटिंग है। जब ये ग्राफ प्लॉट किया गया तो 33 देखा गया इतना खर्च आ रहा, 66 पे इतना खर्च आ रहा। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर जहाँ सबसे लोएस्ट आया उसी को बोला गया कि दिस वन इज अ चॉइस ऑफ द वोल्टेज होगा। जैसे 120-150 किलोमीटर की लाइन बन रही थी, तो देखो आपका सबसे लोएस्ट सपोज करो यहाँ पे आ गया, तो यहाँ अगर सबसे लोएस्ट आया है 120 से 150 किलोमीटर का केवल बन रहा था, तो इसका मतलब यहाँ पे लाइन जो आप बनाते नेक्स्ट हायर 220 को सिलेक्ट करोगे, ठीक है। फिर उन्होंने कहा नहीं हम 200 से 300 किलोमीटर का बना रहे हैं, फिर आप कैपिटल कॉस्ट देखोगे और फिर ग्राफ प्लॉट करोगे, तो जहाँ पे सबसे लोएस्ट, अब फिर से आपने बनाया और फिर उन्होंने प्लॉट किया, तो ये आ गया 200 से 300 किलोमीटर तक के लिए, ये 120 से 150 किलोमीटर तक के लिए था। तो जहाँ ये लोएस्ट पॉइंट आ जाएगा वही वोल्टेज आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ग्राफिकल मेथड था, ये बस देखा जाता है कितना दाम खर्च होना है, उस वोल्टेज पे सबका ग्राफ प्लॉट किया जाता है, जहाँ पे उस ग्राफ का सबसे लोएस्ट पॉइंट मिलेगा, दिस वन इज़ द चॉइस ऑफ ट्रांजिशन वोल्टेज। ये किसी वोल्टेज पे सीधे नहीं आएगा, जहाँ ये सबसे मिनिमम आए उससे नेक्स्ट हायर। अच्छा, यहाँ मिनिमम है 400 kV सिलेक्ट करना है, यहाँ मिनिमम है 220 kV सिलेक्ट करना है। अब देखो जैसे आपका 10 किलोमीटर का लाइन बनाना है या 15 किलोमीटर की लाइन बनानी है, तो आप देखोगे यहीं पे आ जाएगा। तो आप यहीं कहीं पे लोएस्ट आ गया कि 10 किलोमीटर की लाइन है, तो यहीं बना लीजिए, सबसे लोएस्ट ये आ गया, फिर बढ़ेगा दाम, तो 10 में 33 आप सेलेक्ट कर लो। तो ये देखोगे कितना खर्च आ रहा, कैपिटल एक्सपेंडिचर आ रहा, उसके साथ साथ आप उसका ग्राफ खींचिएगा वोल्टेज के अकॉर्डिंग, जहाँ पे सबसे मिनिमम एक्सपेंडिचर आए उसी को आप क्या करिएगा, सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये बोला जाएगा सिलेक्शंस या चॉइस ऑफ ट्रांसफर वोल्टेज ऑन द बेसिस ऑफ द ग्राफिकल मेथड, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़े। कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछिए, किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछिए। नेक्स्ट आता है एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला एम्पिरिकल फॉर्मूला दिस वन आल्सो बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस, ठीक है। तो जो कंट्रीज बहुत सारे पावर सेक्टर में बहुत ही रिफॉर्म कर रहे थे, बहुत आगे थे, उन लोगों ने क्या किया, 10-15 बार लाइनें बनाई, 50 बार लाइनें बनाई, तो उनको एक फार्मूला समझ में आया कि एक काम करते हैं, जो सिलेक्शन ऑफ वोल्टेज है उसके लिए एक फार्मूला डिजाइन करते हैं। तो ये प्रूव्ड फार्मूला नहीं है, ज़रूरी नहीं है एकदम प्रूव्ड हो जाए, इसमें आप वैल्यू पुटअप करोगे तो हो सकता है डेविएशंस भी हो, लेकिन ये फार्मूला बहुत ज़्यादा प्रीफर किया जा रहा है फॉर द सिलेक्शंस ऑफ द ट्रांजिशन वोल्टेज, ठीक है। तो ये फार्मूला बोला गया जो एक्सपेरिमेंट बेस पे है, बहुत सारे लाइनें बनाए गए। तो लाइन वोल्टेज इज गिवन बाई द 5.55 रूट किलोमीटर अपॉन 1.61 प्लस किलोवाट अपॉन 100। और अगर आपने इसको केवी में रख दिया, लाइन वोल्टेज का रेटिंग 5.55 अंडर रूट किलोमीटर अपॉन 1.61 प्लस KVA अपॉन 150, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले आपके पास हैं। इस फॉर्मूले में आप कितना किलोमीटर भेजना है और कितना किलोवाट या मेगावाट भेजना है,
या कितना KVA भेजना है। अगर ये आपके पास डाटा है तो आप इसमें पुट करिए, तो आपको ट्रांसमिशन लाइन का लाइन टू लाइन वोल्टेज, दैट मीन फेस टू फेस वोल्टेज का वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो दिस वन इज कॉल्ड द एम्पिरिकल फार्मूला, और इस एम्पिरिकल फार्मूले से हम लोग चॉइस करते हैं कि व्हाट विल बी द लाइन वोल्टेज ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, तो ये आपका था आज, यहीं पे हम लोग फिनिश करते हैं क्योंकि हमें लग रहा है सब अब बोर हो रहे हो, टाइम हो गया है, बहुत देर तक ऑनलाइन नहीं पढ़ना चाह रहे हो। ठीक है, तो थैंक यू, आपने इतना टाइम दिया। आप राधा मेमोरियल एजुकेशनल सेवा संस्थान को सब्सक्राइब करिए, और भी नॉलेज पॉइंट आपके सामने आएगा। ये आपके नॉलेज बैंक को बढ़ाने के लिए ही बनाया गया है कि आप लोग अच्छी नॉलेज टेक्निकल का लीजिए। अभी GS भी दिलवाऊंगा, सब कुछ दिलवाऊंगा आपको कि आप आगे बढ़िए, भारत के बहुत ही काबिल होनहार इंजीनियर बनिए। ठीक है, ऊर्जावान बनिए, एनर्जी स्टोर कर रखिए। इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल बहुत स्टोर नहीं करता है, वो कपलिंग कर लेता है, वर्डन कर लेता है, लेकिन स्टोरेज नहीं करता है। लेकिन थोड़ी बहुत एनर्जी स्टोर करके आपको रखनी पड़ेगी, रखता है ना, लेकिन वर्डन में ज़्यादा उपयोग करता है। ठीक है, उसके लिए गुड नाइट सबको।